वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। वैसे तो मौसम बदल रहा है लेकिन मुल्क में ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑडियो सामने आ गई है, जिसमें वो साइफर से मुतालिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि हमने बस सिर्फ खेलना है, इसके ऊपर नाम नहीं लेना अमरीका का, सिर्फ ये खेलना है, इसके ऊपर तारीख पहले से थी। हुकूमत की जानिब से इस पर इमरान खान पर सख्त तनकीद की जा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की इस साजिश से मुतालिक बयानिए का अब क्या होगा। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है अवैस तौहीद साहब ने, नसीम सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। खान साहब की जो ये ऑडियो लीक हुई है, इस ऑडियो के लीक होने के बाद बैरूनी साजिश के बयानिए को आपके ख्याल में तक़वियत मिली है या फिर वो कमजोर हो गया? देखें, बिल्कुल कमजोर है। इससे पहले भी इतना बयानिया कुछ भी नहीं था। इसमें ऑपोजिशन जो उस वक्त की थी, दे कुड नॉट प्रॉपरली कट इट डाउन। अदरवाइज जब एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात हो गई कि जस्ट इंटरफेरेंस एंड नथिंग एल्स, कोई ऐसी बात नहीं है, और उसके बाद इमरान खान ने काफ़ी कोशिश की एक्सप्लॉइट करने की, जो कि नहीं इसलिए करना चाहिए। ये बिग पावर्स इंटरफेरेंस तमाम छोटे मुल्कों में करती हैं, कुछ ना थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है, बट देन वी विद इन आवर कंट्री, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे डिफरेंट मैटर्स, पॉलिटिशियन दे हैव टू इंश्योर कि वो आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को परसू करते रहें व्हाइल मेंटेनिंग एन गुड रिलेशनशिप विद द बिग पावर। यू डोंट हैव टू कट डाउन किसी भी बड़ी बिग पावर को, बिकॉज दैट कैन लॉट प्रॉब्लम फॉर यू, पर्टिकुलरली दैट कंट्री जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंड भी करते हैं। एक तो ये बात है। सेकेंड, इसके साथ साथ वो ही वाज सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग नैरेटिव जो लोगों ने बाई किया। ऑपोजिशन उस वक्त की दे कुड हैव इंश्योर्ड कि इसको काउंटर नैरेटिव लिए थे। जब गवर्नमेंट आई है, आपको काउंटर नैरेटिव करने के लिए दो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए थी। आप इमरान खान की नैरेटिव को डाउन करने के लिए आपको ये चाहिए था कि आप ये कहें कि आप डॉलर कम कर रहे हैं, पेट्रोल कम कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, ताकि लोग कहते हैं यस दिस गवर्नमेंट इज मच बेटर देन प्रीवियस रिजीम, जिसमें जाहिर है कि उनका बहुत ग्राफ डाउन था जब हुकूमत पे थे, पीटीआई गवर्नमेंट थी, और अगर 6 महीने 8 महीने रहते तो और ज़्यादा डाउन हो जाता। तो इसलिए आपको ना, उनका नैरेटिव क्या था कि ये आए अपने पर्सनल केसेस ख़त्म करने के लिए, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ख़त्म करनी है, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट ख़त्म करने हैं, ये अपने जितने लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं कैसे ख़त्म करें। तो ये जो कुछ अभी हो रहा है, ये उनके नैरेटिव को तक़वियत दे रहे हैं। ये गवर्नमेंट को रियलाइज़ करना चाहिए कि आप ये जो अभी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने केसेस ख़त्म किए, फिर अभी इसाकदार आ गए हैं, कुछ अर्से बाद नवाज शरीफ आएंगे, तो इससे इमरान खान को सपोर्ट मिल रही है। दे हैव टू मेक अ काउंटर बैलेंस, जिसमें मेरे ख्याल में अभी तक ऑपोजिशन उसका कामयाब नहीं हुई जैसे उनको होना चाहिए, और इसलिए दे हैव टू वेरी वेरी केयरफुल ऑन दी इश्यूज। ठीक है। अब ऐसा हम देख रहे हैं कि जो भी लीक्स आ रही हैं, कोई भी कंटेंट को डिनाई नहीं कर रहा है। हुकूमत की ऑडियो लीक हुई, फिर अब ऑपोजिशन की, आखिर ये हो क्या रहा है? सारा मामला ही कंटेंट का है शाइस्ता, और इस पे बड़ी हैरत होती है कि शौकत तरीन साहब और तैमूर झगड़ा साहब की ऑडियो लीक आई। उससे देखिए, उससे जो IMF की डील हो रही थी उसको एक ठेस पहुंची थी उस ऑडियो लीक से। वो उन्होंने दोनों हजरात ने जो है उसको कबूल किया। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब जो बहुत क्लोज हैं, उनके मॉडल टाउन ट्रेजडी के अंदर भी थे, फिर बाहर चले गए थे। अब वो उनसे बातचीत करते हुए मरियम नवाज साहिबा की जो बात थी कि जी उनके दामाद को कोई मशीनरी मंगानी थी, उस पर ज़ाहिर बात है शहबाज शरीफ साहब ने क्लैरिफाई किया कि नहीं जी, कानूनी कोई सारी चीज़ें कानून के फ्रेमवर्क में बात थी, सो ऑन सो फॉर्थ। आज इमरान खान साहब के उस पर निकली। देखिए, मुझे अगर ब्रिगेडियर साहब की बात सही समझ में आ रही हो, सुनाई सही दे रहा हो, तो ये कह रहे हैं कि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा ये जो ऑडियो लीक है, और ये तक़वियत देगा इमरान खान साहब के नैरेटिव को। ये बात कह रहे थे शाइस्ता? नहीं, उनका कहना ये था कि इमरान खान का जो बयानिया है वो कमज़ोर है और मज़ीद भी कमज़ोर होगा। हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब देखिए, पूरा बयानिए का जो महवर था वो तो 27 मार्च को उन्होंने वो ख़त लहराया था, और उसी के बुनियाद पे उन्होंने पूरी मकबूलियत हासिल की थी। पूरा बयानिया था कि मेरी हुकूमत की रुखसती के अंदर मुबैना तौर पे अमेरिका इन चोरों लुटेरों के टोले यानी कि अपोजिशन इत्तेहाद
कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उन्होंने सारा कंस्पायर किया है और इस कंस्पिरेसी के तहत मुझे बाहर किया गया है और अमेरिका की गुलामी नहीं देंगे और एब्सोल्युटली नॉट की टी शर्ट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उन्होंने वो मकबूलियत हासिल करते रहे। 3.5 साल उनकी गवर्नेंस पे सवालिया निशान थे खान साहब के। जो उनका विजन मिशन है तहरीक इंसाफ का वो नहीं हो सका, पुलिस रिफॉर्म नहीं हो सकी, लोकल बॉडीज नहीं हो सकी। अब ये सियासी भंवर में है सही, और ये हसास नौयत का मामला था। अमेरिका के साथ आप ताल्लुकात की बात कर रहे थे। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ और उनके जितने हवारी हैं वो इस वक्त सियासी भंवर में है और इसको काउंटर करने के लिए वो एक ऐसा नैरेटिव लेकर आए कि जिससे उनके चाहने वाले भी उनके साथ रहें और जो स्विंग वोट है, न्यूट्रल जो लोग हैं वो बात माने। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, यानी उनकी सियासी मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। मुश्किलात में इजाफा, आप देख रहे हैं, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, जिस दिन वजीर आजम बने थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने ये बात कही थी कि साइफर पर तहकीकात होंगी, लेकिन फिर हमने देखा कि ये मामला ठंडा हो गया और इस पर कोई बात भी नहीं हुई। अब एक मरतबा फिर ऑडियो लीक्स के जरिए ही ये मामला उठा है, तो क्या आपको लगता है कि अब तहकीकात होंगी या तहकीकात होनी चाहिए? देखिए शाइस्ता, इस मुल्क में जब से मुल्क बना है बहुत बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। वजीर आजम को कत्ल किया गया, कहाँ गई तहकीकात? कमीशन बनते हैं, उनकी रिपोर्ट आती है, कहाँ चली जाती है? कोई इसके ऊपर तहकीकात नहीं होंगी। एक तो सिंपल सी बात है कि साइफर आया था, उस पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उन्होंने एम्बेसडर को जो है डीमार्श किया था और उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद थे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होना चाहिए, इमरान खान साहब को हुकूमत से हटाना चाहिए। क्या ये लफ्ज़ उस साइफर में थे या नहीं थे? अगर थे तो इसमें फिर तहकीकात वाली कौन सी ज़रूरत है? आपने आवाम को सब बता दिया, आवाम के सामने ले आए। जिस तरह आपने पहले पार्टिसिपेंट से सवाल पूछा था कि पीटीआई की या इमरान खान जी की मकबूलियत को क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इमरान खान की मकबूलियत को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बिल्कुल आप देखें कि 2 पार्टीज बन चुकी हुई है, एक एंटी इमरान है और एक इमरान खान की फेवर में। जिस तरह वो जलसे जुलूस कर रहे हैं वो पॉपुलर है। कोई बात इसको पीटीआई वाला बाय करने की, मतलब वो ये नहीं कह रहा कि अगर इस तरह लीकेज हुई हो तो ये हैकर्स वाली लीकेज है। वो यही समझते हैं कि ये तो पहले भी कुछ हमारे अखबारी हजरात जो है इसके ऊपर स्टोरीज कर चुके हैं, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। बात यह है कि जिस तरह मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, पाकिस्तान की जिस तरह मईशत तबाह हो रही है, मेरे ख्याल से तमाम सियासतदानों को मिल बैठ के ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को आगे किस तरह लेके जाना है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस पर खेलते हैं। अब लाज़मी बात है वो खिलाड़ी हैं, वो जो अपना खेल की टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं कि जी हम इस पर विकेट उड़ा देंगे, लेकिन साइफर की हकीकत से तो कोई इनकार नहीं है ना, कोई इनकार नहीं कर रहा। पहले तो इनकार हो रहा था कि एक झूठा खत निकाल के लहरा दिया गया है, लेकिन बाद में सब लोग माने कि इस तरह की बात हुई है, फिर ये भी माने कि इस तरह की बात होती रहती है। तो इस तरह की बातें होती नहीं रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। सही। मुजम्मिल सरवर्दी साहब, ऑडियो में जो खान साहब कह रहे हैं कि इस पर खेलना है, फिर आज किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी तुम खेले ही नहीं हैं। आपके ख्याल में क्या खान साहब ने इस पर सही खेल लिया या अभी वाकई में उन्होंने नहीं खेला? मेरा ख्याल है वो जितना खेल सकते थे उन्होंने खेल लिया। अब तो वापसी का सफ़र शुरू है। अब देखें ना, उन्होंने अमेरिका में एक लॉबी फर्म वापस ताल्लुकात अपने ठीक करने के लिए हायर कर ली है। अमेरिकियों से छुप छुप कर वो मिल रहे हैं। केपी में अमेरिकी सफ़ीर गए हैं, उनको सुप्रीम चीफ गेस्ट का उन्होंने हेड टेबल पे बिठाया है। एम्बुलेंसें ऐसे वसूल की हैं जैसे को ट्रॉफियाँ वसूल की जा रही हैं। उस वक़्त गैरत कहाँ थी जब उनसे चंद एम्बुलेंसें वसूल करके उनकी चाबियाँ वज़ीर आला वसूल कर रहा था। आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमेरिकी सफ़ीर के मेज़बान बने हुए हैं और कह रहे हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात नई जहद पर पहुँच रहे हैं। तो अब तो सफ़र वापसी का शुरू है। गलतियों का एहसास हो गया है कि हमने जितना खेलना था खेल लिया। अब तो अमेरिका के पाँव पड़े इमरान खान नज़र आते हैं। उनकी जो दोनों हुकूमतें हैं वो अमेरिकी सफ़ीर को ऐसे वेलकम कर रही हैं जैसे, मेरा मतलब है, उनके बेहतरीन दोस्त हैं ये। अब तो वो आप उनकी हुकूमतों में अमेरिकी सफ़ीर की सरगर्मियाँ देख लें और फिर कहें कि उस अमेरिकी सफ़ीर का सूबाई हुकूमतों के साथ क्या ताल्लुक़ है इमरान खान की। किस तरह वो आज पंजाब के वज़ीर आला के साथ कितने घंटे बैठे रहे, केपी में कितना जाते हैं, उतना शायद सिंध नहीं जाते जितना वो केपी और पंजाब जाते हैं। तो अब तो वापसी का सफ़र शुरू है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। ये ऑडियो तो उनको मज़ीद फंसा रही है। वो इस कंबल से अब जान छुड़ा रहे हैं। वो तो अब आगे निकल गए हैं साइफर से और इससे। अब वो साइफर वाली बात तो पिछले जलसों में भी नहीं कर रहे थे। अब वो अमेरिका का नाम भी नहीं लेते थे। अब तो गुफ्तगू वो दूसरी तरफ ले गए हुए थे सारी।
تو اس لیے یہ تو اب ان پہ کمبل دوبارہ پھینکنے والی بات ہے کہ انہوں نے جتنی صلح کی ہے پچھلے 2 مہینے میں امریکہ سے، جتنی آئس میلٹنگ کی ہے وہ دوبارہ ڈال دی ہے ان کے اوپر کہ وہ پھر وہیں پہ کھڑے ہو گئے جہاں پر پہلے کھڑے تھے. یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کو بہت پھنسایا جا رہا ہے. یعنی آپ کے خیال میں سارے کیے کرائے کا پانی بھر گیا؟ میں ایک منٹ اور دیتے. دیکھیں عمران خان، آپ نے سائفر کی تحقیقات کی بات کی ہے، پورا سائفر کی تحقیقات کی بات کی ہے. جس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں سائفر پر ڈیمارچ دینے کا فیصلہ ہوا، تو جانب آتی ہوں اس طرح سے تو پھر باقی سارے اینالسٹ کے ساتھ بھی ناانصافی ہو جائے گی. آپ کی جانب دوبارہ بھی آؤں گی. بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کہیے گا آپ کے خیال میں کیا خان صاحب نے سائفر والے معاملے میں کوئی غلط بیانی کی ہے؟ دیکھیں غلط بیانی ایسے تھی کہ وہ جو اوور آؤٹسر کی جی یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، وہ باتیں تھیں. وہ تو اس میں ٹیپ نے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. کھیلنے کا مطلب ہے کہ وی ول ایکسپلائٹ. وہ بالکل کیا اور انہوں نے ایکسپلائٹ فل ایکسٹینٹ پہ کی، جتنا وہ ایکسپلائٹ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اس میں کافی حد تک وہ کامیابی ہوئے. بٹ ناؤ یہ ریئلائز کہ میں نے امریکہ کے خلاف جا کے میں نہیں چل سکتا. سو دے آر ناؤ مینڈنگ دیئر ویز. اس کے اندر اور ابھی اپوزیشن چاہتی ہے کہ دوبارہ اس چیز کو ہائی لائٹ کریں. یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہائی لائٹ کریں تاکہ یو ایس اے اور ان کے تعلقات خراب رہیں اور اس میں اوور آل بینیفٹ ہو. دیٹ از دا بیسک ریزن. لیکن آڈیو لیکس آنیسٹلی آئی ایم پرسنلی اگینسٹ کہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے مریم نواز ہو چاہے کوئی اور اینی ون. صحیح. اویس بھائی صاحب، آپ کے خیال میں خان صاحب نے سائفر والے معاملے پر اپنے مفادات کو ترجیح دی یا پھر ملکی مفادات کو؟ دیکھیں یہ جو کھیلنے کا لفظ ہے یہ ایک بہت معنی خیز ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حکومت کرنا، اقتدار کرنا اور رشیا یا چائنا یا امریکہ، افغانستان، انڈیا کے ساتھ آپ ریلیشن شپ کے اوپر ایشو پہ بات کر رہے ہیں، یہ تھوڑی ہے. اعظم خان صاحب کیسے کوالیفائڈ ہے؟ اعظم خان صاحب سے تحقیقات ہونی چاہیے اس بات پہ کہ آپ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے. ہوم سیکریٹری آپ NWFP کے رہے جس وقت خیبر پختونخوا نہیں تھا. آپ وانا کے اندر پولیٹیکل ایجنٹ رہے ہیں. آپ پرنسپل سیکریٹری ہیں. آپ کیا یہ مشورے دے رہے ہیں؟ دوسرا، خان صاحب نے وہ مشورہ کیسے لیا اور خان صاحب نے اس سائفر کے اوپر پورا اپنا سیاسی بیانہ کیوں بنایا؟ آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر پہ تحقیقات ہونی چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سائفر بیانیے میں رہے گا، سیاسی ڈومین میں رہے گا، تو ان کو اپنے بیانیے کھیلنے کی یا اپنے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے ان کو بہت موقع ملے گا. اس وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں. دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے. ایک خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اور دوسرا جب یہ کولیشن کمزور مخلوط حکومت جب آئی بنی ہے. اور دونوں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر ہماری حساس اداروں کے اہلکاروں نے لکھ کے دیا ہے کہ اس کے اندر سازش نہیں ہے. اور اس آڈیو لیک سے جو مبینہ ہم دوپہر کو کہہ رہے تھے، خان صاحب آپ اسے ایڈمٹ کر رہے ہیں ظاہری بات اپنے بیان میں، تو اس کے وہ this audio leak is in line with those جو نوٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک مشکل میں ہے. اور جو سفارتی حلقوں میں، آپ کو میں خبر کرتا رہا ہوں، سفارتی حلقوں میں ایک اطلاع گردش میں ہے کہ اسد مجید خان صاحب جنہوں نے ڈرافٹ کیا تھا یہ کیبل جب وہ امریکہ کے اندر ایمبیسڈر تھے پاکستان کے، ان کی غالباً یہاں پہ پوسٹنگ ہونے والی ہے. بہت ہی پروفیشنل ڈپلومیٹ ہے. اور سہیل محمود صاحب کی ٹرم ختم ہو رہی ہے 29 یا 30 تاریخ کو اس مہینے کے آخر میں. اب ظاہری بات ہے دیکھنا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں تو پھر تو ایک اور بلو ہوگی عمران خان صاحب کے بیانیے کو. بہت مشکل وقت ہے یہ. حماد اظہر صاحب اور دوسرے ہواری جو ہیں اس طرح بیانات دینے سے نہیں کر سکتے. ٹھوس انہیں بیانیہ دینا ہوگا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے بھی، بیانیے کو بچانے کے لیے بھی. تحقیقات 50 کرا لے، تحقیقات کرانے میں ٹھوس بیانیہ بنانے اور دینے کی ضرورت ہوگی. آپ کا پوائنٹ آگیا. نسیم صدیقی صاحب، آپ کے خیال میں اس معاملے کو دنیا کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں دنیا تو یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طرح ہماری آڈیو لیکس ہوئی ہیں وہ اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ اگر ہم پرائم منسٹر ہاؤس پاکستان جاتے ہیں یا پہلے گئے تھے تو ہماری بھی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہوگی. تو دنیا تو ہمارے اسی طرح دیکھ رہی ہے. لیکن دوسری بات یہ کہ جس طرح سائفر کی بات ہی ہو رہی ہے، لازمی بات ہے جس طرح پناما کا ایک بیانیہ بنایا گیا یا باہر سے وہ کیس آیا تھا، اس میں فورن جرنلسٹ بھی تھے. لیکن کیا ہوا؟ اسحاق ڈار صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ وہ پرائم منسٹر کے جہاز میں پاکستان سے جاتے ہیں، 5 سال وہ ایبسکونڈر رہتے ہیں، ان
उनके ऊपर क्या कुछ इल्ज़ामात नहीं लगे, कौन सी अदालत थी जिसमें उनके ऊपर केस नहीं चल रहा था। लेकिन आपने देखा कि कितने आराम से उसके बाद सारे मामलात सुधरते चले गए। वो बड़े आराम से फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस आए हैं, आके उन्होंने सेनेट का हलफ उठाया, उसके बाद वजारत ख़जाना का हलफ उठाया। तो मेरा मतलब है कि ये हम लोग जितना परेशान हो जाते हैं कि ये साइफर आ गया या ये ऑडियो लीक होगी तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। इस मुल्क के अंदर आप देख लें कि जो बयानियाँ पिछले 5 साल 7 साल से बन रहा था कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मनी लॉन्डर हैं, फलां हैं, कुछ भी नहीं हुआ उसका रिजल्ट। तो अभी भी अगर ये ऑडियो लीक आ गई है या साइफर का मामला है या आजम खान या इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो गई है तो ये 2-3 दिन खबरों में चलेगी। हो सकता है कि इस प्रोग्राम के फौरन बाद कोई नई ऑडियो लीक आ जाए या कल सुबह दोबारा कोई ऑडियो लीक आ जाए, तो उसके बाद फिर एक नया जो है वो हमारा शोशा शुरू हो जाएगा। तो इससे फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। सही। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपके ख्याल में जो ये ऑडियो लीक हुई है खान साहब की, इस ऑडियो लीक के लीक होने से जो मरियम नवाज और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की ऑडियोज लीक हुई थी वो दब गई हैं और ये जो मामला है वो नए सिरे से खुल गया है, ये ज्यादा बड़ा मामला है आपके नजदीक? नहीं, वो बड़ा मामला है, ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा मामला है और ये भी बड़ा मामला है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा मामला है और मैं समझता हूँ उस पर आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो रहा है जी। उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है, कमेटी भी बन रही है। वो ज़्यादा बड़ा मामला है और वो इस तरह अगर हम उसको आज डिस्कस नहीं कर रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दब गया है। वो बहुत अहम मामला है और मेरे नहीं ख्याल में वो दब सकता है। आज देखें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद शाम को नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग भी हो रही है और वो कोई दबने वाली चीज़ नहीं है, वो अपने मंतकी अंजाम पर तक पहुंचेगी। और मुझे उम्मीद है पाकिस्तान के हसास इदारों से और पाकिस्तान के खुफिया इदारों से कि वो सही कल्प्रेट तक पहुँचेंगे। उनके अगर वो नीट एंड क्लीन है तो फिर सही कल्प्रेट तक पहुँचना उनकी जिम्मेदारी है और ये पाकिस्तान की साख का सवाल है कि वो अगर सही मुल्ज़िम तक नहीं पहुंच सकते तो उनकी साख पर भी सवाल है। लिहाजा मैं नहीं समझता वो दब जाएगा। बाकी जहाँ तक ये बात है, बात ये है कि इमरान खान साहब की अपनी जो सियासत है वो बयानिए की सियासत है और बयानिए की सियासत में इस किस्म की ऑडियो लीक्स अगर आपके बयानिए को 2%, 5%, 10% भी डेंट डालती हैं और इस तरह तसलसल से डलता जाता है तो नसीम साहब को समझना चाहिए कि जो स्विंग वोटर है, जो वीक वोटर है, उसका जहन बदलता है। वो फिर अनकन्विंस होता है कि बात गलत थी, मुझे जो है वो डिस्ट्रैक्ट किया गया है, गलत बात बताई गई है और इसलिए खान आपको यहाँ तो बयानिए पे कायम रहना पड़ता है और अगर आप उससे हिलेंगे तो फिर आपका वोटर भी वहाँ से हिलेगा। मैं नहीं समझता कि कोई इतने अनपढ़ और जाहिल लोग हैं को हमारे पाकिस्तानी कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका बयानिया झूठ साबित हो जाए। भाई आपकी 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर झूठ साबित हुआ, आपका वोट बैंक गिर गया था। इतना ही कल्ट फॉलोअर होता तो उस वक्त भी खड़ा रहता कि खान ने नहीं भी दिए तो नौकरियाँ और महंगाई हो भी गई है तो हम खान के साथ हैं। वो नहीं थे। आज भी जब ये बयानिया टूट जाएगा, वो बयानिया टूटा तो वोट गिर गया था, ये बयानिया टूटेगा तो भी वोट बैंक गिरेगा क्योंकि वोट बैंक किसी की जागीर नहीं है। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। नसीम साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेना। मैं मुजम्मिल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। जिस तरह मुस्लिम लीग नून का बयानिया था कि वोट को इज्जत दो और जब उन्होंने वोट को इज्जत देनी ख़त्म की और कॉम्प्रोमाइज़ करके हुकूमत में आ गए तो वाकई उनका वोट बैंक इस वक्त बहुत कम हो गया। अब देखते हैं कि आने वाले वक्तों में पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो इमरान खान साहब के बयानियों को लेके आगे कैसे चलते हैं। चलिए ठीक है नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत की चाबी इसहाक डार के हवाले कर दी है। उन्होंने आज ऐवान सदर में वजारत का हलफ उठाकर अपने काम का बाकायदा आगाज कर दिया है। चौथी बार वजारत खजाना संभालने वाले इसहाक डार से एक तरफ उनकी जमात को बहुत ज्यादा तवक्कुआत है कि वो मुल्क की मईशत को बेहतर कर देंगे, दूसरी तरफ अवाम को भी रिलीफ देंगे। सवाल यह है कि क्या एक साल में हुकूमत अवाम के लिए काबिल कबूल हालात बनाने में कामयाब हो पाएगी? अब ऐसा डार साहब आ गए, हमने देखा डॉलर भी नीचे जा रहा है, आपके ख्याल में ये इंप्रेशन से हो रहा है या फिर किसी पॉलिसी के तसलसल में ऐसा देखने में आ रहा है? देखिए, डार साहब के पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं। देखिए, बुनियादी जो मसाइल हैं माशी, वो बहुत गहरे हैं, बहुत संगीन हैं। बार बार हम प्रोग्राम में बात कर चुके हैं
مالک جو ہے وہ محمد مالک اتنے سارے پروگرامز کیے ہیں اسی ہمارے ٹی وی چینل پہ. یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب تک آپ اگلے 25 سال کا ویژن نہیں دیں گے آپ 3 مہینے کی بنیاد پہ 6 مہینے کی بنیاد پہ زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں سیلاب نے آن گھیرا ہے اور ہمیں 30 بلین ڈالر چاہیے. آپ اندازہ لگائیں ہماری تو ایکسپورٹ 30 بلین ڈالر کی ہے, ہمارے ریمیٹنسز 31 بلین ڈالر کے ہیں, ہمارا قرضہ تو کوئی 125-150 بلین ڈالرز کا ہے. ابھی اس سال کے آگے ہمیں کوئی 20 کے لگ بھگ بلین ڈالر دینے ہیں, ہمیں پیٹرولیم مصنوعات کے 2-3 بلین ڈالر دینے ہیں, ہمیں کروڈ آئل کے. تو ہمارے اور ابھی جو سیلاب کے اندر سچویشن آ رہی ہے, اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی سچویشن ہو, سیکیورٹی کا ایک فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ پیدا ہونے کا خدشہ ہے. فیصل ایدھی اور دوسرے لوگ جو گئے ہیں وہ کہتے ہیں گوڈاؤنز کے اندر بھرا ہوا غلہ جو ہے وہ سیلاب کے اندر سڑ گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ایسا بہتر ہو جائے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کی جو پہلے 99 کے اندر یا 2017 کے اندر پاکستان کی صورتحال تھی, اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی اکانومی جڑی ہوئی نہیں تھی. اب تو کنڈیشنز کے تلے آپ کر دیں گے, ٹھیک ہے, ڈر لگا لیں, کمرشل بینک نے جو پیسہ بنایا ہے یا ہورڈنگ جو ہوئی ہے وہ آپ شاید کم کر لیں, آپ 205-207 پہ لے آئیں, لیکن جب تک فنڈامنٹل صحیح نہیں ہوں گے اس وقت تک کیسے ہوگا. اور مفتاح اسماعیل سے انہوں نے سارے کڑے کام کرا کے اور اسحاق ڈار صاحب کو لے آئے ہیں. اسحاق ڈار صاحب مستقبل کے اندر نہ صرف وزارت خزانہ سنبھالیں گے, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ سیاسی محاذ پہ بھی ایکٹیو ہوں گے اور ایک طرح سے ڈپٹی پرائم منسٹر کے طور پہ ایکٹ کریں گے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ بری امام کے کمیٹی انتظامیہ کمیٹی کے بھی وہ چیئرمین تھے. اندازہ لگائیے کہ سچ اے کنٹرول فریک ہے, بٹ اب یہ کیپنگ آر فنگرز کراس, ہو سکتا ہے اسحاق ڈار صاحب کر دے اور ہم بہت خوش ہوں گے, ان کی تعریف کریں گے اگر کریں گے تو. صحیح. مزمل صاحب, چوتھی دفعہ وزیر خزانہ بنے ہیں ڈار صاحب, آپ کے خیال میں کون سے چیلنجز ان کے منتظر ہیں؟ پبلک ریلیف سب سے بڑا چیلنج ہے. میں نہیں سمجھتا اس وقت کوئی گورنمنٹ کے نزدیک کو 25 سال کا روڈ میپ, کوئی چارٹر آف اکانومی, ایسی کوئی چیز ٹیبل پہ موجود نہیں ہوگی. موجود ہے نیکسٹ ایئر کا الیکشن, میکسیمم سپیس اگست تک ہے آپ کے پاس. آپ نے پبلک کو سیٹسفائی کرنا ہے اگر آپ نے جانا ہے الیکشن میں, ورنہ آپ کی داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہ تو وہ سمپل بات ہے. آپ اگست تک رہ سکتے ہیں. اگر آپ نے پبلک کو ریلیف دیا, لوگ آپ سے آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہوئے, کوئی امید کی کرن آپ پیدا کر سکے, تو لوگ آپ کو ووٹ ڈال دیں گے. اور اگر آپ نہ کر سکے تو لوگ آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس میں کوئی زیادہ راکٹ سائنس والی بات تو ہے ہی نہیں ہے. اور میرے خیال میں ڈار صاحب ان کی مسلم لیگ نون کی ایک اچھے کھلاڑی ہیں, ان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں فنانس میں. مسلم لیگ نون نے اپنا بہترین بیٹسمین فنانس میں اتار دیا. لیکن صاحب ایک اور مسئلہ بھی تو درپیش ہوگا نا, کہ یہ نہ ہو کہ عوام کو ریلیف دیں تو ادھر آئی ایم ایف کو ناراض کر دیں, پھر کیا ہوگا؟ چلیں پھر یہ عمران خان نے بھی کیا تھا, یہ پاکستان سے ظلم ہوگا. یہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کے ریاست پاکستان کے ساتھ ظلم ہوگا. اور چونکہ اس ملک میں یہ اس کی کوئی سزا نہیں ہے, چونکہ عمران خان صاحب یہ کر کے فری چھوٹ گئے ہیں اور وہ اس کو اپنا کریڈٹ سمجھتے ہیں, اور وہ جلسوں میں جا کر کہتے ہیں کہ میں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑا ہے, بہت اچھا کیا ہے, تو ہم نے فلڈ گیٹ کھول دیا ہے. اگر ہم نے سوورن جو معاہدے ہیں وہ توڑنے پر, سیاسی مقاصد کے لیے توڑنے پر ہم نے کوئی یہاں قدغن لگائی ہوتی تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی. لیکن چونکہ جس نے پہلے توڑا ہے اس کو ہیرو کا درجہ ملا ہے, تو اگلوں کو کیسے کہیں کہ وہ نہیں توڑیں گے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. یہ تو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ریاست پاکستان ایٹ سٹیک لگی ہے اس کے اوپر. لیکن جنہوں نے لگائی ہے, اگر ان کو عام معافی ہے, وہ لاڈلے ہیں, تو باقیوں کو کیا کہیں گے؟ وہ سوتیلے ہیں, انہیں سزائیں دے دیں. مجھے خدشہ ہے کہ ایسا ہوگا, کیونکہ الیکشن گیم ایسی ہے کہ مارچ اپریل کے بعد پینک ہونا شروع ہوں گے. ووٹ بینک کے لیے ریلیف دینے کی جو تلوار ہے وہ گلے پہ جب سخت آئے گی, جب اپنا گلا کٹتا نظر آئے گا, تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ آپ کا سوال رد نہیں کر رہا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, آپ کا سوال رد نہیں کر رہے اور میں ان کے جواب سے متفق ہوں بہت عرصے کے بعد. لیکن یہ اوپننگ بیٹسمین والا فریز ہے نا, راجہ ظفر اللہ صاحب ضیاء صاحب کے ضیاء کے اوپننگ بیٹسمین تھے, اسد عمر صاحب عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین تھے, تو یہ اوپننگ بیٹسمین اسحاق ڈار صاحب کہیں
नाकाम ही होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ना करे, चले होप फॉर द बेस्ट। इकोनॉमी का मसला है। देखिए लेकिन अवैस, एक मिनट, अवैस अगर नाकाम भी हो जाएंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास कोई उज़र तो नहीं होगा कि अगर डार साहब होते तो ये हो जाता, अगर डार साहब होते तो ये हो जाता, अगर डार साहब होते तो ये हो जाता। ये उज़र खत्म हो गया, मैं समझता हूँ। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह से वुज़रा बातें कर रहे हैं उससे तो ये लगता है कि इसहाक डार साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता, और जाहिर है आवाम भी उनकी तरफ देख ही रहे हैं। आपको लगता है डार साहब दोनों की तवक्कुआत पर पूरा उतर पाएंगे? शाइस्ता, देखें जितनी उम्मीदें लगाएंगे और वही ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं अगर वो पूरी ना हो। एक तो ये वुज़रा को इतनी बात नहीं करनी चाहिए, दे नो इकनॉमिक कंडीशन, और इकनॉमिक कंडीशन बेहतर करने के लिए आपको हर हालत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, और आप हर दफ़ा इमरान को एक नया नैरेटिव बिल्ड करने के लिए देते हैं जो इमरान की फेवर में जाता है, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, PDM की हुकूमत, उनको नुकसान होता है। फॉर इंस्टेंस, अभी आप ये बताएं कि अगर इसहाक डार साहब प्राइम मिनिस्टर की गाइड के जहाज़ में ना आते, अलहदा आते, आके प्रोसीजर पूरा करते, और उसके बाद ये जो आप हलफ भी लेते, मिनिस्ट्री बनते, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। आप आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, एक उस वक्त तक वो एब्सकॉन्डर थे, अगर आप उनको जहाज़ में लेकर आ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर लेकर आ रहे हैं उनको, दैट गोज नेगेटिव इन फेवर ऑफ PDM। सेकेंड बात ये कि ही इज़ नॉट अ मजिशियन, जो इकनॉमिक कंडीशन है सबको पता है, और ये इतना इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। सेकंड ये कि ये उनको देखने की बात है कि इस स्टेज के ऊपर अब उन्होंने क्या करना है, क्या उनके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है। सबसे बेहतर है कि इस वक्त ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बताएं कि पिछले अगले 6 महीने में इसहाक डार साहब क्या करना चाहते हैं, डॉलर कहाँ लाएंगे, उसके बाद पेट्रोल की कीमत को क्या करेंगे, आवाम को रिलीफ क्या देंगे, आइंदा के लिए लाहेअमल क्या होगा, कैसे करेंगे ये, और गवर्नेंस जो है ये चीज़ें बताने की हैं। और सेकंड, ये जो अगले साल अगस्त की बात करते हैं, मैं स्ट्रांगली फील कि ये जनरल इलेक्शन इनके लिए भी बेहतर है कि ये करें अप्रैल के अंदर, जिस वक्त के तकरीबन जो भी आवाम जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत आए और वो बजट बनाए। अदरवाइज इनके लिए बजट बनाना अच्छा नहीं होगा तो इनके लिए और प्रॉब्लम होगी। तो जो भी हुकूमत आती है, परमानेंट बनती है हुकूमत मैंडेट के साथ, वो बजट दे ताकि उसको ऑन करे, ऑनर करे और आगे लेके चले उसको। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, अगर तो डार साहब अप टू द एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म ना कर पाए, फिर नून लीग की पोजीशन क्या होगी? देखिए, नून लीग ने जो प्लेयर आखिर में लेके आना था उसको शुरू में ही लेके आ गए इस मुश्किल वक्त के अंदर। अगर इनको इलेक्शन के लिए बचा के रखते तो शायद उनको इसमें कामयाबी मिलती है। इसीलिए कि इलेक्शन में चले जाएं, वो तो ये कहते हैं। उससे पहले तो बहुत मुश्किल है, ये 2-4-6 महीने में कोई इकॉनमी संभलने वाली बिल्कुल नहीं है। वो कोई जादूगर नहीं है कि वो गुब्बारे के अंदर से कबूतर निकाल देंगे, ना वो डॉलर ऊपर नीचे जो हो रहा है। बड़े खुश थे कि 120 अरब के कर्जे कम हो गए। भाई 120 बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने देने हैं यहाँ पे। आपने पहले कहा कि उनकी चौथी बारी वजारत खजाना की है। चौथी बारी किसको मिलती है? मतलब पहली बारी में कुछ नहीं किया, दूसरी में नहीं किया, फिर तीसरी में चांस दे दिया अंपायर ने, फिर चौथी बारी आ गई। भाई कुछ परफॉर्म करके दिखाए ना। पिछला अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप उनका उठा के देखें तो कहीं पे भी कोई ऐसी खास कारकर्दगी नहीं है। आप देखें कि डॉलर को अगर 100 रुपये पे उन्होंने रखा हुआ था तो उससे कितना नुकसान पहुंचा है। बाद में आपको जो एकदम जंप लगी है डॉलर की, तो वो काबू में नहीं आ रहा। बिल्कुल इस तरह के गिमिक्स नहीं करने। इमरान खान भी कहते थे कि हमारे पास 200 माहिर मुआशियात की टीम है। क्या हुआ? जो उनके ओपनिंग बैट्समैन थे, जैसे अपना अवैस तौहीद भाई ने कहा, असद उमर साहब नाकाम हो गए। फिर आप हफीज शेख साहब को लाए। आपने कितने तजुर्बे किए। एंड में जब शौकत तरीन साहब आए उसके बाद कुछ चीजें संभलना शुरू हुई थी। तो असल मसाइल इस मुल्क के ये है कि आपने टैक्स कलेक्शन करनी है। टैक्स कलेक्शन नहीं सही हो रही। दुनिया के ममालिक जो है, कोई भी हुकूमत कारोबार नहीं करती है, वो टैक्स कलेक्शन करती है। एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, अपनी एग्रीकल्चर को बढ़ाएं। जब तक IT एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे ये मामला तब तक दुरुस्त नहीं हो सकते। सही। चले, भले अब इसहाक डार साहब के पास कोई जादू का चिराग हो या ना हो, लेकिन सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि आवाम के लिए जो है वो कुछ बेहतर फैसले वो कर पाएंगे। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। मुल्क में एक बार फिर डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में आवाम की बड़ी तादाद मुतासिर हो रही है। ऐसे में बुखार की अद्वियात मार्केट से गायब होने से आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। सवाल यह है कि क्या सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है? मुजम्मिल साहब।
नहीं, मैं समझता हूँ कि काफ़ी कोताही है डेंगू के फैलने में। देखें, सैलाबज़दा इलाकों में वाटर बॉर्न डिजीज़ तो समझ आती हैं हमें कि पानी खड़ा है। जहाँ सैलाब नहीं है, जैसे सेंट्रल पंजाब में, कराची में, पिंडी में, जिन इलाकों में सैलाब नहीं है वहाँ डेंगू और डेंगू से अमवात जो हैं वो नाकाबिले फ़हम है। और अब इतने सालों में हमारे डेंगू के SOPs बहुत इस्टेब्लिश हो गए हैं, हमें उसके सीज़न का भी पता लग गया है और अपने डेंगू के पे काम भी बहुत कर लिया। अब तो हम अनट्रेंड नहीं हैं। सिर्फ मुझे कोताही लगती है सूबाई हुकूमतों की और हेल्थ डिपार्टमेंट्स की और लोकल गवर्नमेंट्स की कि वो इसको टाइमली जो स्वीपिंग और सब कुछ नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये फैला है। जहाँ तक आपने बुखार की अद्वियात की बात की, मैं समझता हूँ पाकिस्तान में डॉक्टरों पर दवाई का नाम लिखने पर पाबंदी होनी चाहिए, उन्हें उसके इंग्रेडिएंट्स लिखने चाहिए जैसे पूरी दुनिया में है। ये जब हम एक दवाई, एक नाम को जो है इतना प्रमोट कर देते हैं कि वो उसकी मोनोपोली बन जाती है और फिर हम उसके पीछे भागने लग जाते हैं, वो उससे मार्केट ख़राब होती है। सवाल ये है कि डॉक्टरों पर कानून लाया जाए कि वो अपनी मर्जी से दवाइयों के नाम मत लिखें। ठीक है, इस किस्म का कानून लाया जाना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब क्या कहेंगे? देखें, प्लानिंग का सख्त फुकदान है, चाहे कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जो ज़्यादा प्रोविंशियल का काम, प्रोविंसेस का काम है, और उनको पता था कि ये मौसम में डेंगू होता है, इसमें अब फ्लड की जब सिचुएशन, इसमें टाइफाइड भी होगा और दूसरी गैस्ट्रो प्रॉब्लम भी होंगी। नोबडी हैज प्लान्ड एनीथिंग। दवाइयाँ वाफर मिकदार में अवेलेबल होनी चाहिए, ड्रैप्स ये बात करके रखते। आई थिंक इसके अंदर इमीडिएट एक्शन चाहिए बिफोर वी लूज लॉट ऑफ वैल्यूएबल लाइव्स। सही। नसीम साहब, देखिए, बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा डेंगू नहीं आया है, हर साल डेंगू आता है। और फिर जिस तरह से आप कोविड से गुजरे हैं उसके बाद तो इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, लेकिन कभी भी कोई भी गवर्नमेंट हो, वफाकी गवर्नमेंट हो, सूबाई हुकूमतें हो, कभी भी तैयार नहीं। आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें, ख़ास तौर पे जो सरकारी हॉस्पिटल है उनमें बुरा हाल है। एक एक बिस्तर के ऊपर 3-3 लोग पड़े हुए, पता नहीं ये कब जाके ये तमाम चीज़ें दुरुस्त होंगी। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना महंगा इलाज है कि वहाँ तो गरीब इंसान जा ही नहीं सकता। और दवाइयाँ आप देखेंगे, पैरास्टामोल मार्केट से गायब हो गई। गरीब आदमी के लिए क्या है, उसको कोई दर्द होती है, उसको बुखार होता है, वो जाके पैरास्टामोल खरीद लेता है। तो हुकूमतें कभी भी इन मामलों के लिए तैयार नहीं हुई। इनको चाहिए कि इन चीज़ों की तैयारी रखें और आवाम को सही मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। अवैस साहब, देखिए, NCOC एक कामयाब तजुर्बा था। जो हमारे एक पेज का जो मंत्रा था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और हमारे सिविलियन लीडरशिप, और असद उमर साहब ने काफ़ी बेहतर फाल काम किया। इसी तरीके से अभी जो ये नेशनल फ्लड रिलीफ जो एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट है, उसमें मेरे ख्याल में इस हेल्थ को भी शामिल करना चाहिए, डेंगू को उसमें शामिल करें। उसके बाद मैं समझता हूं कि कुछ नताइज होंगे। शहबाज शरीफ साहब ने कामयाब तजुर्बा किया था पंजाब के अंदर, लेकिन डेंगू इन्हें समझना चाहिए कि वायरस म्यूटेट करता है और म्यूटेट करने के साथ आपकी पॉलिसियां भी तब्दील होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि गफलत है, लापरवाही है, लेकिन फौरी तौर पे हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। फौरी तौर पर हिकमत अमली मुरतब करने की जरूरत है। आपका पॉइंट आगे नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।